नमस्कार, मेरा नाम भरत है और पैसा लाइव के स्पेशल पॉडकास्ट में पैसा लाइव के स्पेशल प्रोग्राम में आप सब लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। आज मेरे साथ है महराज दुबे, जो कि एबीपी नेटवर्क से हैं और ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस न्यूज़ में 20 साल का तजुर्बा रखते हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, फंड का फंडा भी चलाते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे आज की स्टार्टअप्स को क्या मिला और यूथ को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट में क्या चीजें हुई और आम आदमी की जेब में क्या कोई पैसे बच पा रहे हैं कि नहीं बच पा रहे हैं। यही 3 टॉपिक्स हैं। महराज, मैंने सही से इंट्रोड्यूस किया आपको? हाँ, थैंक यू भरत। और ये दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी। आपने जो मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है, इन अनाउंसमेंट्स को हमें समझना है और इसमें अगर आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ तो फिर पैसा लाइव का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया जाए। पैसा लाइव का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने पैसे की पूरी वैल्यू को वसूल कर पाए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है टू टीच यू द वेज, जिससे कि आप जो है अपने पैसे की पूरी पूरी वैल्यू को वसूल कर पाएंगे। ऑलराइट, सो आपने बहुत अच्छी बात कही स्टार्टअप्स की जी। तो आई थिंक इस बार ना बजट में स्टार्टअप नाम के फ्रेज से निर्मला सीतारमण ऐसा लग रही थी कि बहुत फायदा उठाना चाह रही हैं। जब भी वो स्टार्टअप बोलती थी तो एक पॉज देती थी, फिर उनके साथ ही उसमें ताली बजाने लगते थे, टेबल ठोकने लगते थे। तो क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है भरत, और यानी हमें हजारों लोग स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर आदमी जिसके पास थोड़ा बड़ा पैसा है वो सोच रहा है उसको कोई स्टार्टअप मिल जाए, उसमें इन्वेस्ट करके वो अपना पैसा 10 गुना 20 गुना कर ले। सब वीसी बन रहे सब वीसी बन रहे हैं। पहले सिर्फ कुछ खास कम्युनिटीज में अंकल्स और डैडीज इन्वेस्टर हुआ करते थे, अब हर आदमी इन्वेस्टर बनना चाहता है और हर बच्चा स्टार्टअप खोलने का सपना देख रहा है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक अबाउट स्टार्टअप्स आल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैसा लाइव, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बजट 23। तो एक तो सबसे पहली बात ये कि एग्री स्टार्टअप्स की बात करी निर्मला सीतारमण ने। एग्री स्टार्टअप्स की बात करी और उसमें बहुत एग्री फंड के बारे में भी वो बोल रही थी। बिल्कुल, कि जिसमें जो है वो पैसा लगाएंगे ताकि जो है एग्रीकल्चर में जो है काफी सारे सुधार आए, काफी सारी टेक्नोलॉजी को लाया जा सके उसमें। तो उसके बारे में वो बात कर रहे थे। बिल्कुल, उसमें 2 लाइन सबसे समझना जरूरी है कि अब हम एग्रीकल्चर स्पेस में अगर स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं तो वहां भी गवर्नमेंट माहौल बना रही है। दरअसल हमें बहुत लोगों को मालूम नहीं है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अरेबल लैंड जो है वो इंडिया में है, मतलब कृषि योग्य भूमि जिसको बोलते हैं, जिसपे आप खेती कर सकते हैं, ऐसी जमीन इंडिया में है। लेकिन हमारा बहुत सारा प्रोड्यूस जो है, जो क्रॉप होती है, वो खराब हो जाती है ट्रकों में, या उसको हम संभाल नहीं पाते, या बारिश में, या सूखे में, या बाढ़ में। तो अगर वहां पर टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह वगैरह चीजों का इस्तेमाल होने लग जाए तो वो बहुत बड़ा एक उसके बारे में बात भी हुई है बजट के ड्यूरिंग। 5G के बारे में बात करी, एआई के बारे में बात करी, एआई के सेंटर्स खोलने के बारे में बात करी निर्मला ने। और उन्होंने ये बोला कि जो है नई टेक्निक के हिसाब से जो है वो कृषि को जो है बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जो ये अनाज है जो कि वेस्ट हो जाता है, क्या इसके लिए कुछ मतलब स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप इस सेक्टर में काम कीजिए और इसको इंप्रूव कीजिए? उन्होंने ओपन रखा है, आप चूज करें कि क्या करना है। लेकिन अगर एग्री स्पेस में भी आप स्टार्टअप अपनी खोलना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपकी राह देख रही है। तरह तरह के फंड्स हैं, तरह तरह के फैसिलिटेशन है, और वहीं से जुड़ा हुआ है मिलेट को लेके, जो ज्वार बाजरा, मोटे अनाज को लेकर, मिलेट्स को लेकर उन्होंने बोला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स हैदराबाद में वो आपकी हेल्प करेगा। बहुत सारा फैसिलिटेशन आपको करने के लिए वो हैं अवेलेबल। और उस बारे में और इंतजार करते रहिए पैसा लाइव पे, या अदरवाइज आपको जरूर जानकारी और मिलेगी कि अब इसका क्या क्या आप कर सकते हो। तो एक तो वो बात हुई स्टार्टअप को लेके। दूसरा, एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 7 साल की लिमिट होती थी, वो अब 10 साल हो गई। मतलब कुछ और लंबे समय तक अगर आपकी स्टार्टअप में लॉसेस हैं तो आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस से छुटकारा मिलता है। आप अपने आप को स्टार्टअप की कैटेगरी में बनाए रख सकते हैं, अपने छोटे बिजनेस लंबे समय तक। तो वो बेनिफिट्स लेने के लिए आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। वो काफी उस पर आपको, अगर आपकी स्टार्टअप है कोई, आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। जो फायदे थे वो 2023 मार्च तक थे, अब उनको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तो वो सारे स्टार्टअप के बेनिफिट्स एक्सटेंडेबल हो गए 2024 मार्च तक। तो ये तो सारे फैक्ट्स हो गए। अब एक शिकायत भी कर लेते हैं भरत, कि इन्वेस्टर्स को लेके, रेगुलेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं आजकल। बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत सारी टैक्स इंक्वायरीज को लेकर भी नोटिसेस मिल रहे हैं। उनकी कहानियां नहीं छपती हैं ज्यादा, तो वो सक्सेस स्टोरीज नहीं है, लेकिन लोग फंस जाते हैं, फिर वो देश छोड़ के चले जाते हैं। मैंने ऐसे सुना किसी के बारे में कि वो इतना परेशान हो गए, उन्होंने अपनी कंपनी बंद करके विदेश जाने लगे कि मैं कहीं नौकरी कर लूंगा लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा, ऐसे। तो
उन लोगों के लिए उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया इस बजट में। यानी स्टार्टअप एज एन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, उसमें और रेगुलेशन जो है वो तो है, अगर उसको और सुलझाने के लिए या उसको फ्रेंडली बनाने के लिए कोई अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी ने नहीं किया जो मैं चाहता था। वो आज दिखा नहीं, वो आज दिखा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि छोटे बिजनेसेस को या बड़े बिजनेसेस कोई भी हो, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके जो एंट्रीज देनी होती, कंप्लायंसेस भरने होते हैं फॉर्म, उन सब के लिए अब एक सुविधा हो गई कि वो सिर्फ अपना एक पैन नंबर इस्तेमाल करके सारे सरकारी कागज भर सकते हैं। पैन नंबर को जो है बहुत सारा आज बात की गई, उसके बारे में डिजी लॉकर के बारे में बात की गई आज। पैन नंबर को जो है एक वैलिड एड्रेस प्रूफ बनाने के बारे में बात करी, पैन को जो है और वैल्यू देने के बारे में भी बात करी। ये चीज कैसे, मतलब इसको देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ईज ऑफ बिजनेस की तरफ काफी लंबा कदम है। हम सब एज एन इंडिविजुअल हम सब परेशान है, कभी आधार, कभी पैन, कभी ये कभी वो, एक डॉक्यूमेंट नहीं रहता, एक आप डॉक्यूमेंट जो है नहीं रहता है, हर बार जो है चेंज कर देते हैं कि यार आधार कार्ड इसके लिए मैंडेटरी है, इसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि हर चीज के लिए मैंडेटरी है, जो कि सबका मतलब सबसे बड़ा है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो क्या पैन कार्ड को वैसा तो पैन को वो बना रहे हैं ऐसा कि बस पैन एंट्री डाली और बार बार आपको सब जगह सारा डेटा नहीं देना पड़ेगा। जैसे आजकल हम करते हैं ना कि साइन इन करना है तो गूगल या गूगल के अकाउंट से या फेसबुक अकाउंट से आप कहीं भी साइन इन कर लेते हैं। समथिंग लाइक दैट वी कैन, मतलब हम उसको ऐसा मान सकते हैं कि भाई आपने पैन डाला और आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है ही है, तो फिर हर ऑफिस में जाके इन्फॉर्मेशन क्यों देना। ये उनकी थॉट है। अब उसको देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हमें आने वाले दिनों में नजर रखनी चाहिए कोई भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता है। जी, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं महराज की यूथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है क्या क्या डिसीजंस जो हैं, क्या कुछ बड़ा निकल के आया है इसमें? बिल्कुल, तो इसमें जहाँ जो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यूथ और एम्प्लॉयमेंट को लेकर पहली बात तो उन्होंने एक सप्तर्षि की बात करी थी, यानी 7 जो बिलीफ हैं इस गवर्नमेंट के, निर्मला सीतारमण के, नरेंद्र मोदी जी के, कि कैसे वो देश को इकोनॉमी का चलाना चाहते हैं। उसमें एक यूथ इज वन वेरी बिग टॉपिक, पॉइंटर है ना। तो उसमें वो यूथ पावर उसको कह रहे हैं। तो उन्होंने युवा शक्ति तो आई एम श्योर भरत ने बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी हैं पैसा लाइव पे। आप सारे इनके जो पोस्ट्स हैं, सारे वीडियोस हैं वो देख रहे होंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट को लेके उन्होंने कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया। ये जरूर है कि 10 लाख करोड़ वो कैपेक्स कर रहे हैं इंडिया में, नई नई चीजें बनाने के लिए पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे ग्रीन एनवायरनमेंट से जुड़ी चीजें हों, एग्रीकल्चर से जुड़ी और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें, सब जगह जब पैसा और स्किल एजुकेशन को लेके बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट सीधी सीधी नौकरी नहीं दे रही है कि आज वैकेंसी निकाली और कल आपको नौकरी मिल गई, पर वो ऐसे मौके पैदा करना चाहती है, यानी स्किलिंग करके आप नई नई चीजें सीखें, उसके लिए सरकार बहुत सारा काम कर रही है। इसके अलावा जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी, वो भी और ऑनलाइन कोर्सेज करें या कुछ ट्रेनिंग लें, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पैसा लगाया है। सिविल सर्वेंट्स के लिए भी वो स्कीम लेकर के आए हैं। इसके बीच में जो है एक स्कीम वो लेके आए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का, जिसको कि 3 साल तक जो है वो जो है उसमें 38,800 टीचर्स की भर्ती करेंगे। ये मतलब डायरेक्ट एक तरीके से जो है वो कर रहे हैं। और वो 740 स्कूलों में कुछ सर्व करेंगे और उससे जो है तकरीबन कुछ 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स की मदद की बात करी है। ये यूथ के लिए मेरा ख्याल बहुत बड़ा बहुत सही फिगर बताया। और इसको सुन के मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने कैसे साफ साफ बोला कि जब हम पैसा इकोनॉमी में डाल रहे हैं और आज भी उनको उम्मीद है कि इंडियन इकोनॉमी 6% से ऊपर ज्यादा पे ग्रो करने वाली है, इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट होगा ही, मतलब उसमें नौकरियां निकलेंगी तभी ग्रोथ हो पाएगी। तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस जा रहा है सरकार का, और स्टार्टअप्स के ऊपर अगर फोकस जा रहा है तो स्टार्टअप्स के ऊपर इसीलिए फोकस जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि स्टार्टअप्स के जरिए जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए और युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिले स्टार्टअप्स के जरिए। 7 इंक्लूसिव पॉइंट्स, 7 पॉइंटर्स, 7 सप्तऋषि जिसको बोला जा रहा है। Am I right, महराज? जी बिल्कुल, सप्तऋषि जिसको और गिना दिया जाए। एक बात कर रहे हैं, रीचिंग द लास्ट माइल, रीचिंग द लास्ट माइल। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि देश के बॉर्डर कोने तक जो है वो पहुंचे और विकास को जो है पहुंचाएं। ये उनका जो है टारगेट इस टाइम। और इसलिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा नारा दिया जो मुझे पसंद आया, और वो बहुत सारे लोगों को हिंदी में शायद वो याद ना हो पाए। वंचितों को वरीयता,
मतलब अंडर प्रिविलेज जो है उनको प्रायोरिटी देना है हमें सिस्टम में। बिल्कुल। यूथ पावर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ये सब उन्होंने टाइटल दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो लेकिन आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस बजट से बहुत सारी थीम्स निकाल सकते हैं कि कहाँ ग्रोथ होने वाली है, वहां आप पैसा लगाएं कि अगले जो है 5-10 सालों में इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो आप इस बजट से देख सकते हैं। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि एआई सेक्टर की तरफ जो है सरकार ने काफ़ी अपना रुख साफ किया है, सरकार ने जो है डिजिटल की तरफ काफ़ी रुख साफ किया है। सरकार जो है इंडिया को डिजिटल, एआई, इन सब चीज़ों का जो है मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना चाह रही है। एआई सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से 80s 90s के दौर में जो आईटी सेक्टर का दौर आया था, उस टाइम पे जो है सारी सर्विसेज जो है आईटीज की जो है इंडिया से जाने लगी थी, बाहर विदेशों में भी इंडिया से जो है लोग जो है सर्विसेज लेने लगे थे। तो अभी के टाइम पे अगर एआई का मार्केट इंडिया में 10% है तो उसको बढ़ा के कम से कम 50% करने का जो है टारगेट सरकार अगले 5 से 6 साल के अंदर देख रही है। तो इसलिए जो है ये एक अच्छा सेक्टर हो सकता है निवेश के लिए। बिल्कुल। तो हमने एग्रीकल्चर की बात करी, उसके अलावा एनवायरनमेंट की बात है, उसके अलावा होल स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको आसान बनाने की कोशिश जारी है। जी। अब यहाँ पे महराज हम एक बात कर लेते हैं जो कि सबके मतलब की बात है, जितने दर्शक हमें देख रहे होंगे सबके मतलब की बात है, वो है आम आदमी की सेविंग। आम आदमी की जेब में कैसे पैसा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया थीम में, यानी इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है इंडिया, तो वहां आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो वो तो एक सबसे बड़ी थीम हो गई, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा इसमें ना पड़े कि मेरे लिए बजट में मेरे पास जो शेयर है अगर किसी बैंक का या किसी ऑटो कंपनी का, उसका क्या होने वाला है, उसका कोई सीधा आंसर नहीं, क्योंकि जिस कंपनी में आपने निवेश किया उस कंपनी का अच्छा चलना जरूरी है, उस कंपनी के फाइनेंशियल्स का ठीक रहना जरूरी है। सिर्फ निर्मला सीतारमन को देख के अगर आप एक कंपनी में निवेश कर दे तो वो सही नहीं है। तो लेकिन उनको देख के, आप अपने वित्त मंत्री को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया एज अ थीम इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अच्छा जीडीपी ग्रोथ होगी, घाटा कम होगा देश को, सरकार ज्यादा खर्च करेगी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो अपने आप ही स्टॉक मार्केट्स में आपको रिटर्न मिलेगा। हालांकि बजट वाले दिन स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर चढ़ा और फिर उसके बाद फिर धड़ाम से नीचे भी गिरा, फिर गिरा भी। क्यों? मैं अपने हर शो में जो है इसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये हुआ क्यों। बिल्कुल, आपकी मैं उस सवाल पे, आपने बहुत सही सवाल पूछा, मेरे ख्याल से यहीं से बात हम शुरू करनी चाहिए। कैपिटल गेन्स टैक्सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप लंबे समय तक कोई शेयर रख के उसको बेचते हैं, जो आपको जो मुनाफा होता है उस पर जो टैक्स होता है उसमें कोई अभी बदलाव नहीं है। तो इसलिए निवेशकों को वो अच्छा लगा। 20% है अभी भी। वो डिटेल्स आपके कैसे लगते हैं वो उसमें मैं नहीं घुस रहा हूं अभी, लेकिन हाँ वो उतना ही है जितना था पहले। लेकिन ये साथ में आपको बता दूं कि ये जरूर हुआ है कि आपके हाथ में थोड़ा पैसा और बचने वाला है। कम से कम 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सीधे टैक्स की बचत होने वाली है, बिटवीन 15,000 एंड 45,000। तो आपके जो टैक्स में राहत मिली है वो भी आपके लिए एक राहत की बात है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यार कुल मिला के ये जो फायदा है ये 20 से 35 हजार करोड़ के बीच का है। जो पैसा एक्स्ट्रा हाथ में बचेगा तो वो चाहे शेयर में निवेश करें, चाहे उससे आप अपना फोन खरीदें, चाहे बाइक खरीदें, वो पैसा सिस्टम में आएगा तो उसका देश को फायदा होगा। लेकिन ये भी जरूर है कि आपको अब समझना ये है, आपके हम पैसे की बात कर रहे हैं अगर आम आदमी के, तो सिर्फ स्टॉक मार्केट की नहीं, आपको ये भी समझना है कि आपको कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना है। तो अब क्या जो नई टैक्स रेजीम है, नया टैक्स स्लैब्स हैं, वो बाय डिफॉल्ट हो गए हैं। अगर आप फिर भी अपने 80C वाले फायदा उठाना चाहते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिल रहा है या बच्चे के ट्यूशन फीस का टैक्स में फायदा मिल रहा है, तो आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने सीए को या रिटर्न भरते टाइम कि मैं पुराने टैक्स रेजीम से। और मैं ये चीज भी बताना चाहूंगा महराज कि जब ये डिक्लेरेशन हुआ था, जब रिजीम का टैक्सेशन हुआ, तो कई चैनलों ने ब्रेकिंग चला दिया कि यार जो है पुराना टैक्स रिजीम जो है खत्म कर दिया गया है, कि पुराना टैक्स रिजीम तो रहा ही नहीं अब। जबकि निर्मला जी ने जो है साफ तौर पर ये कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम को हम डिफॉल्ट बना रहे हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि अगर आपको रखना है पुराना टैक्स क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या आप इन्वेस्ट आगे भी, आप उस होम लोन पे आगे भी फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप को ऑप्ट इन करना पड़ेगा कि नहीं मैं ओल्ड टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा हूं। तो इसलिए अपने सीए से बात करें या फिर पैसा लाइव देखते रहे। हम समय समय पर, भरत और उनकी टीम आपको ये सारे वीडियोस टैक्स को लेके और इन्वेस्टमेंट को लेके बताते रहते हैं। एक और जरूर बात मैं करूंगा तुरंत इन्वेस्टमेंट को लेके कि
रेगुलेशन पर अच्छा जोर है, बहुत वेल रेगुलेटेड इकोनॉमी है इंडिया की, जो वेल रिसर्च इन्वेस्टमेंट्स, आप टैक्स बचाने के बाद पैसा जो बचाते हैं उसको लगाते हैं, तो फिर आपका वो हाल नहीं होगा जो बहुत सारे लोगों का हुआ है पिछले दिनों शेयर बाजार में। तो वो जरूर हमारा मैसेज है भरत, आपके थ्रू मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगा। मेरे तरफ से भी यही मैसेज है कि आप अपना पैसा जो है किसी के बहकावे में आकर ना लगाएं, आप अपना पैसा जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर लगाएं कि कंपनी जो है किस तरह से परफॉर्म कर रही है पिछले कुछ समय में, उसके इंडिकेटर्स को देख के लगाएं। किसी के बोलने पे कहीं भी पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका पैसा है, आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू वसूलनी है, और पूरी वैल्यू वसूलने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करें, और सही जगह निवेश तभी होगा जब आप पढ़ेंगे उस कंपनी के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। बिल्कुल जी महाराज, बिल्कुल। तो यही मैसेज है इसमें, इस बजट में, कि डेवलपमेंट को लेके खासा ध्यान है सरकार का। बहुत सारी उम्मीदें जो थी वो नहीं है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट की बात है वो नहीं है, सरकार कैसे अपने घाटे पूरे करेगी उस पर अभी सारा कुछ उन्होंने भाषण में नहीं बोला। लेकिन फिर भी इसे, जैसे मेरे मित्र नीलेश शाह कह रहे हैं, इसको वो बाहुबली का बजट इसको बोल रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी बात उन्होंने करी है सरकार ने कि इलेक्शन ईयर है, और इलेक्शन जैसी कोई इसमें पॉपुलिस्ट स्कीम्स नहीं है कि आपको ये फ्री मिलेगा वो फ्री मिलेगा, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और लेकिन ये भी ध्यान रखें भारत की पिछले साल जैसा हुआ था, बजट के बाद एक साल के अंदर 6-8 महीने में बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए, और वो सब ऐसा लग रहा था कि बजट तो छोटा फीका पड़ गया। उसके अलावा पिछली बार जब बजट अनाउंस भी हुआ था महराज, मुझे याद है कि स्टॉक मार्केट्स पूरी तरह से गिर गए थे, ठीक है, तो एक इंडिकेटर उसी दिन ऐसा चला गया था कि भाई बजट जो है अच्छा नहीं आया। उसके बाद जो है फिर सिलसिला जारी रहा सरकार की। इसलिए अभी से लेकर 2024 के चुनावों की घोषणा होने तक बहुत सारे और अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे अनाउंसमेंट, बहुत सारे लोक लुभावने वादे जो है हमारे को देखने के लिए मिलेंगे। महराज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू भरत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू पैसा लाइव व्यूअर्स, and please subscribe to our channel and like, share this video, and do comment that did you like this conversation or not.